पूरा सेल ही डबल हो जाता है, ठीक है। और G1 फेज और G2 फेज की बेटा बिल्कुल चलो बातें कर लेते हैं। देखो होता ये है कि जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म होता है या जब भी कोई काम होता है तो उसके पहले उसकी तैयारियां की जाती है ना तैयारियां। फॉर एग्जाम्पल चलिए बात करते हैं है कि अभी क्या हुआ है, गणपति उत्सव था। गणपति उत्सव के लिए तैयारियां कब से की जा रही थी? आई थिंक बहुत पहले से। तो मेन टाइम कहां लगता है बेटा? प्रिपरेशन में, है ना। इवेंट्स तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अपन मैरिज फंक्शन की बेटा बात करते हैं, अगर किसी घर में मैरिज हो रही होती है तो वहां पे क्या स्टोरी है ना। मैरिज तो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाती है वो टोटल फंक्शन, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है वो काफी टाइम पहले से बेटा चल रही होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रिपरेशन चल रही है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। डेफिनेटली प्रिपरेशन चल रही है, मतलब वहां पे इंटरनल काम वहां पे हो रहे हैं, एक्सटर्नली अपने को हो सकता है नहीं दिख रहे हो। सेम थिंग बेटा। तो जब यहाँ पे सिंथेटिक फेज है ना, सिंथेटिक फेज है तो सिंथेसिस फेज में जो भी इवेंट हो रहा होगा उसके लिए प्रिपरेशन कहां कराई जाएगी? G1 स्टेज में, ठीक है। हम फिर से वही बात कह रहे हैं, M फेज है, डिवाइडिंग फेज है, यहाँ पे चीजें डिवाइड हो रही हैं, चेंजेस अपने को दिख रहे हैं, तो इसका पूरा प्रिपरेशन कहां हो रहा होगा बेटा? G2 स्टेज में, ठीक है ना। तो G1 और G2 स्टेज आप एक्चुअल में प्रिपरेटिव स्टेज अपन कह सकते हैं। हालांकि पूरा का पूरा इंटरफेज ही बेटा प्रिपरेटिव स्टेज में काउंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों की तीनों स्टेप गैप 1, सिंथेटिक एंड गैप 2 सेल के डिवीजन होने के लिए या सेल के डिवाइड होने के लिए प्रिपरेटिव इवेंट की तरह से यूज होते हैं या काउंट किए जाते हैं। अभी देखो आपको कुछ खास इस पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना G1 स्टेज में हर एक ऑर्गेनल्स की डबलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डबलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, हमारा मतलब यह है यहाँ पे बेसिक चीजें बेटा बनना स्टार्ट हो रही है। मेटाबॉलिकली सेल क्या है? बहुत ही पीक कंडीशन में है, हाई मेटाबॉलिक कंडीशन पे सेल यहाँ पे हमारी बेटा रन करती है, ठीक है। इट मींस दैट यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक मतलब वो वाला एसिड और बेसिक वाला नहीं, बेसिक मतलब जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। सो द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये सारी सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, ये सारी की सारी चीजें बेटा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती हैं। इवन दैट हम तो ये भी आपको बेटा बताना चाहेंगे कि एस फेज में डीएनए को बनाने के लिए यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन में हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली G1 स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन बन चुकी होती है, ध्यान में रखिएगा इसको। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे बेटा बन चुकी है क्योंकि इसका एस फेज में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एस फेज के पास चलो चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर? हमने कहा बेटा यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है ना बेटा। तो यहाँ पे एक इवेंट आपको एक्स्ट्रा बेटा फोकस करना है। न्यूक्लियस के अंदर तो वहां पे डीएनए की डबलिंग हो रही है, न्यूक्लियस के बाहर बेटा हमारा जो सेंट्रोसोम था ना वो डिवाइड होकर के वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की डबलिंग हो रही है और न्यूक्लियस के बाहर हमारा सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल बेटा आगे चल करके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हालांकि ये प्रोसेस हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म में फॉलो नहीं होती। भाई देखो जैसे प्लांट सेल में सेंट्रियोल के डिवाइडेशन की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता, और ये बात अपन ने बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ऑब्जर्व कर ली है। याद है ना बेटा। चलो अब देखो G2 स्टेज की बेटा बात करें तो देखो होता ये है कि G1 स्टेज में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोसिंथेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो एस फेज में बंद नहीं होती हैं, बल्कि वो लो लेवल पे आ जाती हैं। यहाँ पे डीएनए की डबलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है, इमरजेंसी फंक्शन के तौर पे। देन फिर जैसे ही एस फेज कंप्लीट होता है तो G2 स्टेज में वो सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं जो कि G1 स्टेज में स्टार्ट हुई थी और लो लेवल पे आ गई थी ड्यू टू एस फेज, ठीक है। इसका मतलब सेल ऑर्गेनल्स की कंप्लीटली डबलिंग यहाँ पे हो जाएगी।
इसके अलावा प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, स्पेशली हम आपको जरा याद दिलाएं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, याद रखना ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर के पास होती है, ये स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का और भी बहुत सारा रोल है, बट फिलहाल अभी अगर अपन यहाँ देखें सेल साइकिल वाले फंक्शन में या इवेंट में, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ये स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करने में रोल प्ले करेगी। तो जीवन में क्या बन गया बेटा, अपने को हिस्टोन प्रोटीन मिल गया, और G2 में क्या मिल गया बेटा, अपने को ट्यूबुलिन प्रोटीन मिल गया, याद रखिएगा। S में क्या मिल गया, अपने को डीएनए नया मिल गया, और सेंट्रियोल भी बेटा अपने को ऑब्टेन हो गए। बेसिक इवेंट्स फिलहाल अभी आपको याद में यहाँ पे रखने चाहिए। देन फिर इसके बाद एम फेज में क्या होगा, एम फेज में 2 स्टेप बेटा कंप्लीट होंगे। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, ध्यान में रखना, हमेशा हम बेटा बातें करते हैं कि अपनी जो बायो है ना, अपनी बेटा जो बायो है, ध्यान में रखना बेटा, डिवाइड एंड रूल के फंडे में काम करती है। किसमें, डिवाइड एंड रूल के। अगर आप इसकी टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करना बेटा सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसके जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उनके मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। तो पता है 60% बायो तो एम ही अपनी आसान हो जाती है, मतलब 60% बायो, बिल्कुल बेटा 60% बायो तो अपने को इसलिए डिफिकल्ट लगती है या किसी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है क्योंकि टर्म्स याद नहीं होते। सर इसमें अजीबोगरीब टर्म्स आते हैं, सर इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। अरे बेटा डिवाइड एंड रूल को आप अप्लाई तो करो, डिवाइड एंड रूल को अगर आपने अप्लाई किया तो आपको वहां पे ही टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपको टर्मिनोलॉजी का बेटा मतलब समझ में आ गया तो बायो आपके लिए कोई खास डिफिकल्ट नहीं है क्या, बायो में टर्मिनोलॉजी और क्या डायग्राम्स और टर्मिनोलॉजी, बस अगर इतना आप समझिए तो आपकी बेटा 70 to 80% बायो आराम से क्लियर हो गई। फिर बाकी ऑब्वियसली थ्योरी तो है ही, वो तो बायो वालों के लिए बेटा हमेशा से है। जैसे मैथ में कैलकुलस, वैसे बायो में क्या थोड़ा सा शार्प मेमोरी पावर वाली कहानी है। चलो आगे देखते हैं। तो हमने ये कहा कि हमारा जो एम फेज है, एम फेज को बेटा हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको 2 इवेंट में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। पहला इवेंट यहां पे क्या होता होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस का। किसका होता होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस का। कैरियो का मतलब आप बेटा जानते हैं कि ये कैरियन से लिया गया है, और जिसका एग्जैक्ट मतलब बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना, यार ये तो बेटा आप जानते ही हैं। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। काइनेसिस का क्या मतलब होता है बेटा, डिवीजन, और ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो अब एम फेज जब स्टार्ट होगी तो पहला स्टेप वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद फिर वहां पे क्या होगा बेटा, सेलुलर डिवीजन होगा। तो हम यहाँ पे बेटा कह सकते हैं सेलुलर डिवीजन को साइटोकाइनेसिस, क्या बोल सकते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस का हम वहां पे नाम उसको दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, अगेन जितना सिंपल दिखता है उतना तो बेटा कभी बायो में होता ही नहीं है ना। अगेन बेटा ये जो अपना कैरियोकाइनेसिस है, ये कुछ पर्टिकुलर सब स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। यहां पे बेटा जो भी स्टेजेस हो रही हैं, जो भी इनके रिजल्टेंट आ रहे हैं इस एम फेज के, उसी के आधार पे एम फेज के अपन 2 टाइप भी बताएंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुछ बेसिक सब स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ की इसकी भी बातें बेटा अपन अगले लेक्चर में अपन डेफिनेटली बेटा करेंगे। आगे देखिएगा, हमने अभी यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बेटा ये बताया कि सेल साइकिल क्या होती है ना। देखो सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, यहां से सेल आई होगी, इसमें ग्रोथ हुआ होगा, कुछ सीक्वेंशियल इवेंट चेंजिंग हुई होगी यहाँ पे सीक्वेंशियल इवेंट के कारण, और फिर से सेल क्या हो गई बेटा, डिवाइड हो गई, फिर नई सेल बनी, फिर उनमें ग्रोथ हुआ, फिर डिवाइड हो गई। ठीक है, तो सेल का फॉर्मेशन होना, सेल का डिवीजन होना, सेल का नया फॉर्मेशन हो जाना, सेल साइकिल कहलाया। ठीक है, अब बात आती है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बनते हैं। क्या सर ये प्रोसेस कंटिन्यूअली चलती रहती है? नहीं बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिग्नल। देखो पूरी की पूरी प्रोसेस सिग्नलिंग पे बेटा बेस्ड है, विदाउट सिग्नलिंग यहाँ पे काम नहीं हो सकता। तो आपको बेटा ये याद रखना है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, क्या याद रखोगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और क्या रखोगे, याद रखोगे बेटा साइक्लिन। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हो साइक्लिन एंड सीडीकेज। ठीक है, क्या कह सकते हो बेटा, आप उसको साइक्लिन एंड सीडीकेज, साइक्लिन्स
एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये बेटा वो पर्टिकुलर फैक्टर है जो कि सेल साइकिल को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ साइकिल ऑफ CDK1, CDK2, CDK3, CDK4 एंड देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है। फिर साइक्लिन, ये बेटा प्रोटीन है, ये देखो नाम क्या है, साइक्लिन क्या है बेटा, एक तरीके की प्रोटीन है। और देखो इसका नाम क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज बेटा, काइनेज टर्म लग गया, मतलब क्या, एंजाइमेटिक मटेरियल है ना, मतलब कि ऐसे एंजाइमेटिक मटेरियल जो कि साइक्लिन्स पर डिपेंडेंट है। नॉर्मली ये काइनेज जो है वो ऐसा एक्टिवेट नहीं होते या वो ऐसा सेल साइकिल कंट्रोलर या रेगुलेटर की तरह काम नहीं करते, बट जैसे ही वो साइक्लिन के साथ मिल गए तो वो क्या हो जाते हैं, एज अ रेगुलेटर एक्टिविटी करने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सेल साइकिल के जो भी इवेंट्स हैं वो साइक्लिन और सीडीकेस के रेगुलेशन में काम करते हैं। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं रेगुलेटर की तरह से ये बेटा काम करते हैं, किसके लिए, सेल साइकिल के लिए, ठीक है। चलो इसके अलावा बेटा अपन यहाँ पे मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को भी यहाँ पे काउंट करते हैं, जिसमें ढेर सारे प्रोटीन आएंगे, लाइकवाइज प्रोटीन 27, प्रोटीन 53 एंड लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, सेल साइकिल के इवेंट्स को ब्रेक कराने में या ये कह सकते हो रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और ध्यान देना, जब तक किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की जितनी भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, या आप ये कहिए कि नेक्स्ट स्टेप में यूटिलाइज होने वाली या रिक्वायर्ड होने वाली जो भी मटेरियल है, जब तक वो अपने प्रीवियस स्टेज में कंप्लीटली नहीं बन जाते, तब तक ये जो हमारे जो रेगुलेटर्स हैं सेल साइकिल को आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेंगे नेचुरल कंडीशन में, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे सेल साइकिल इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ जो भी रिक्वायर्ड है नेक्स्ट स्टेज में, और अपनी जो सेल साइकिल है वो अगले स्टेप में चली गई, या अपनी जो सेल है वो अगले स्टेज में चली गई विदाउट कंप्लीटिंग इवेंट इट्स ऑल स्टेप्स, तब डेफिनेटली